हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। हमारी सीटेट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आपको पता है सीटेट चाहे हमारा दिसंबर 2024 में हो या जनवरी 2025 में हो, ठीक है। लेकिन हम अभी से क्लासेस करेंगे, अभी से हम स्टार्ट करेंगे क्लासेस। तो आपको पता है कि 4 महीने मतलब बहुत ही अच्छा टाइम होता है किसी के भी प्रिपरेशन के लिए। तो सीटेट जिनका बहुत लंबे समय से यानी कि 2 साल 3 साल से नहीं हो पा रहा है, बार बार सीटेट का पेपर दे के, या फिर जो 1-2 नंबर से रह रहे हैं, या फिर जो पहली बार सीटेट का पेपर दे रहे हैं, उन सबके लिए बोल रही हूँ अभी से तैयारी स्टार्ट करिए। जिस चीज को हम ज्यादा टाइम देते हैं वो चीज बहुत अच्छे से होता है, मैं बार बार आपको बोलती हूँ। और एनसीईआरटी जो हम पढ़ रहे हैं सीटेट के लिए, वो बहुत हेल्पफुल होता है आगे के लिए भी। आगे आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, हमारा बेसिक यहीं से, हमारा बेसिक बिल्कुल स्ट्रांग होगा। तो बेसिक के लिए जो कोई भी कंपटीशन का एग्जाम करिए, फर्स्ट पेपर के लिए जो जीके जीएस होता है उसके लिए हमें 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़नी होती है। तो ये मान के भी चलिए कि 6 to 10 की एनसीईआरटी उसके लिए हमें पढ़नी होती है कि हमारे 6 to 8 तो ऐसे ही क्लियर होगा सीटेट की तैयारी में ही। और जो झारखंड टेट वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ आपको, झारखंड टेट वाले बच्चों के लिए, कि आपको भी एनसीईआरटी से ही तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि जो झारखंड टेट का पैटर्न हो गया इस बार से, मैं उसका वीडियो डाल चुकी हूँ कि झारखंड टेट का जो पैटर्न है वो भी बिल्कुल सीटेट के पैटर्न पे ही हो गया है। तो जब पैटर्न एक ही है, क्वेश्चंस वैसे ही तो क्वेश्चंस भी वैसे ही आएंगे और एनसीईआरटी ही ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। इसलिए बोल रही हूँ जो झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी सीटेट के तरह ही तैयारी करिए आप। मतलब कि एनसीईआरटी पढ़िए, 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़िए अपने सब्जेक्ट के लिए, बहुत हेल्पफुल है बेटा। मैं बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे हमें डिपेंड नहीं होना है, हमें थ्योरी और क्वेश्चन पेपर दोनों साथ के साथ करना है। तो ये जो इसके पहले मैं थ्योरी स्टार्ट करा चुकी हूँ, ज्योग्राफी के 2 चैप्टर में करा चुकी हूँ पहले भी, सिक्स क्लास की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड, अब हम थर्ड करेंगे। और साथ के साथ में 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी जो इंपॉर्टेंट है उसमें से, मतलब कि वो करवा रही हूँ। वो मैं इसलिए करवा रही थी, 2-3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं इसलिए कराना चाह रही थी शुरुआत में ही, ताकि जो नए बच्चे हैं उनको क्वेश्चन का पैटर्न पता चले। क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन का पैटर्न ही नहीं पता होगा तो हम तैयारी कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन का पैटर्न पता करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी करना जरूरी होता है, ठीक है। तो प्लीज अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक फटाफट कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। कुछ कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज आपको समझ में ना आए तो उसे जरूर कमेंट करके आप पूछिए कि ये चीज समझ में ना आए, और मैं वो दोबारा आपको जरूर समझाऊंगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी के 6 क्लास की ज्योग्राफी चैप्टर 3 पढ़ेंगे, पृथ्वी की गतियां। ये हम सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें एक एक पॉइंट ध्यान से देखना है। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके पहले हम सौरमंडल के बारे में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी ग्लोब के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की गतियां 2 तरीके की होती है, घूर्णन और परिक्रमण, ठीक है। पृथ्वी की गतियां क्या होती है? घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, यानी कि जो ये हमारी पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर घूमती रहती है, इसे हम क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान से याद रखना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ओके। अब है परिक्रमण। परिक्रमण क्या है? पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, किसी भी एक समान हो, व्यक्ति हो, या किसी के चारों ओर घूमने को हम परिक्रमण कहते हैं, परिक्रमा करना, ठीक है। तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है उसे हम परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। जो दीर्घवृत्ताकार कक्ष में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, ठीक है। अब देखिए क्या है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी का जो अक्ष है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी का जो अक्ष है, पृथ्वी पे जितनी भी रेखाएं हम ग्लोब में देखते हैं वो सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। वो बनाया गया है ग्लोब पर ताकि हम पृथ्वी का अध्ययन अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो पृथ्वी का जो अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है। यहाँ पे देखिए, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, तो ये अपने अक्ष पे झुकी हुई है थोड़ी सी। और जो कक्षीय सतह है, इसे हम कक्षीय सतह बोलते हैं, ये हमारा कक्षीय सतह है। तो यहाँ से जो पृथ्वी का अक्ष झुकी हुई है, वहां से कितने का कोण बनाते हैं? 66.5 डिग्री का कोण बनाता है।
तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। जो पृथ्वी का अक्ष है वो कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 66 एंड हाफ डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, जिसे और वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ओके, अब है सूर्य। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। ये बहुत अच्छे से पता है कि पृथ्वी को प्रकाश कहाँ से मिल रहा है, सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है पृथ्वी। अब जो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी के आधे भाग पे पड़ती है। एक समय में सूर्य की रोशनी पृथ्वी के आधे भाग पे पड़ती है। देख सकते हैं आप, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। इसके आधे भाग पे रोशनी पड़ रही है, आधे भाग पे रोशनी नहीं पड़ रही है। तो जिन भागों पे सूर्य की रोशनी पड़ती है उधर क्या है, दिन है, और जहां रोशनी नहीं पड़ती वहां रात है। कई बार आप देख चुके हैं कि अमेरिका में रात है तो इंडिया में दिन है। ये इसी कारण है कि सूर्य की रोशनी उस समय अमेरिका में नहीं पड़ रही है, लेकिन इंडिया में सूर्य की रोशनी पड़ रही है। तो पृथ्वी के आधे भाग पे सूर्य की रोशनी पड़ती है। और ये जो काल्पनिक रेखा है, जो जिससे कि मतलब ग्लोब के बीच में एक रेखा बनाई गई है, जिससे कि सूर्य की रोशनी का पता चलता है कि सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ रही है, कहाँ नहीं पड़ रही है, यानी कि जो दिन और रात को विभाजित करता है उस रेखा को हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ये जो रेखा है इसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त। देखो क्या है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त है जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त। ठीक है, तो प्रदीप्ति वृत्त आपका क्लियर हो गया कि प्रदीप्ति वृत्त क्या है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि ग्लोब पर वह रेखा जो दिन और रात को विभाजित करती है उसे क्या कहते हैं, तो प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ये आ सकता है, प्रदीप्ति वृत्त क्या है, तो दिन और रात को विभाजित करने वाली रेखा को प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। अब ये है कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है वो कितने टाइम लगाती है घूर्णन करने में, तो घूर्णन में 24 घंटे का समय लगाती है। इसलिए 24 घंटे में दिन और रात दोनों ही होता है। जब हमारे साइड में सूर्य की रोशनी पड़ती है तो दिन होता है, जब घूर्णन करते हुए भारत इधर आ जाएगा तो फिर वहां पे क्या होगा, रात का समय हो जाता है। तो 24 घंटे का समय लगाती है, तो वो दिन और रात दोनों का समय होता है 24 घंटे में। और उसी 24 घंटे के समय को हम पृथ्वी दिन कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी दिन ये भी आता है कि घूर्णन के समय को क्या कहा जाता है, तो घूर्णन के समय को पृथ्वी दिन कहा जाता है। कई बार आ जाएगा आपके क्वेश्चन में कि पृथ्वी दिन क्या है, ऑप्शन में 12 घंटे का समय, 6 घंटे का समय, 24 घंटे का समय, या 1 साल का, कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में। ठीक है, तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिन का मतलब है कि सिर्फ दिन। दिन का मतलब दिन नहीं है, पूरे घूर्णन का समय, यानी कि जो 24 घंटे का पूरा समय होता है उसे पृथ्वी दिन कहते हैं। सिर्फ 12 घंटे का समय पृथ्वी दिन नहीं है, 24 घंटे का समय पृथ्वी दिन कहलाता है। ठीक है, तो ये सारा आपका था घूर्णन। अब हम देखेंगे परिक्रमण। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी की दूसरी गति है जो चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण क्या होता है, दीर्घवृत्ताकार कक्ष में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, दीर्घवृत्ताकार कक्ष में। और परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है, 365 दिन और 6 घंटे। याद रखिएगा, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। और वही 6 घंटे हम अपनी आसानी के लिए 365 दिन याद रखते हैं, लेकिन ये 6 घंटे ही 4 साल में जुड़ के क्या होता है, 24 दिन बन जाता है। और वो 24 ठीक है 24 दिन बनते हैं। और फिर वही होता है कि जो 300 इसमें नहीं जोड़ते हैं, देखो क्या है, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे, सॉरी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसे लीप वर्ष बोला जाता है। लीप वर्ष आपको पता होगा कि क्या होता है, ये है ना लीप वर्ष। हर 4 साल में फरवरी 29 दिन का होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीप वर्ष। और पूरा साल 366 366 दिन का होता है पूरा साल, उसे हम क्या बोलते हैं, लीप वर्ष। आपको हमेशा याद रखना है कि हर 4 साल में जो फरवरी 29 दिन का होता है उस वर्ष को हम बोलते हैं लीप वर्ष। उस वर्ष में क्या होता है कि साल में 366 डेज होते हैं। वैसे हर साल जो हमारे दिन होते हैं 365 डेज और 6 घंटे, मतलब 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। और वही 6 घंटे 4 साल में जुड़कर पूरा एक दिन 24 घंटा बन जाता है, और वो लीप वर्ष होता है जिसमें फरवरी 29 का होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं और कई क्वेश्चन आते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं। आप इसमें एक चीज ध्यान से देखिए कि ये जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर झुकी हुई है, लेकिन क्या इसके झुकने की जो दिशा है वो चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, वो एक ही दिशा में झुकी हुई है।
इसमें भी इस साइड पूरब की ओर झुकी हुई है, पूरब भी पूरब ही पूरब ही पूरब की तरफ झुकी हुई है, तो हमेशा अपने अक्ष पर इसी दिशा में झुकी रहती है। ये है आपका प्रदीप्ति वृत्त, दिन और रात में अंतर है, प्रदीप्ति वृत्त है। तो बेटा इससे क्वेश्चन क्या बनता है, हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को हम क्या बोलते हैं, दक्षिण अयनात, ठीक है। 22 दिसंबर को हम क्या बोलते हैं, दक्षिण अयनात, दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, जो ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में दिन मतलब कि ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी का मौसम होता है दक्षिणी गोलार्ध में। सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में बहुत ज्यादा होती है, देख लो यहाँ से सूर्य की किरणें कहाँ पे पड़ रही है, दक्षिणी गोलार्ध में दिन का समय होता है, ठीक है। जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में, अगर उत्तरी ध्रुव में 6 महीने दिन है तो दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने रात होगा। तो ये जो दक्षिण अयनात होता है, इसमें दक्षिणी गोलार्ध में दिन का समय होता है। और ये कब है, 22 दिसंबर को हम क्या बोलते हैं, दक्षिण अयनात। ये सब आपको नोट कर लेना है, लिख लेना है कि दक्षिण अयनात क्या है। 22 दिसंबर को दक्षिण अयनात होता है। इस समय क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन का समय होता है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध है, इधर शीत ऋतु। अब है ये देखिए 21 मार्च, 21 मार्च को क्या होता है, विषुव, जिसे हम बसंत का मौसम कहते हैं, है ना, बसंत ऋतु। 21 मार्च का क्या होता है, विषुव होता है, ठीक है। विषुव बोलते हैं बेटा। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको जो बता रही हूँ, ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि विषुव कब होता है, विषुव किसे बोला गया है, उसमें कई डेट आपको दे दिए जाएंगे। तो 21 मार्च को विषुव होता है। फिर है 21 जून, 21 जून में आप देख सकते हैं बिल्कुल इसके विपरीत है ना। 22 दिसंबर का था, उसका बिल्कुल विपरीत कहाँ पे है, 21 जून का। तो 21 जून में हम क्या देख रहे हैं कि 21 जून में ये 21 मार्च के बाद 21 जून, 21 जून में हम क्या देख रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ रही हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो उत्तरी ध्रुव पर दिन है और दक्षिणी ध्रुव पर रात है, तो इसे क्या हम बोलते हैं, उत्तर अयनात। जो ये दक्षिण अयनात था, अब यहाँ पे क्या हो गया, उत्तर अयनात। और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का समय है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु का समय है। उसके बाद है 23 सितंबर, सॉरी, 23 सितंबर को ही विषुव बोलते हैं। 21 मार्च को ही विषुव बोलते हैं। 23 सितंबर को भी क्या हम बोल रहे हैं, विषुव बोलते हैं, ठीक है। बसंत ऋतु का समय है। अब इसे याद करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। डेट आपको याद है 21, 22, 23, बस यही है 21, 22, 23। अब हम यहां से याद करते हैं, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। मार्च 21 मार्च है। 21 मार्च के 3 महीने बाद, 21 मार्च विषुव का टाइम है। 21 मार्च से 3 महीने के बाद 21 जून। 21 जून में क्या है, उत्तर अयनात। आप इसको बना के बेटा याद करिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, बना के याद करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। 21 मार्च से 3 महीने के बाद 21 जून उत्तर अयनात है। 21 जून से 3 महीने के बाद, बस डेट याद रखना है, 3 महीने 2 दिन, 23 सितंबर। 23 सितंबर विषुव होता है। जैसे 21 मार्च को विषुव है, वैसे ही 23 सितंबर को भी विषुव है। फिर इससे 3 महीने के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने के बाद 22 दिसंबर, डेट आपको याद करना ही पड़ेगा, 22 दिसंबर दक्षिणायनात। तो ये आप बना के याद करिए, 3-3 महीने के डिफरेंस पे ये सारा होता है, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है। लीप वर्ष अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि लीप वर्ष क्या होता है। जो हमारा पृथ्वी का जो परिक्रमण है वो 365 दिन और 6 घंटे में होता है, तो वो 6 घंटे 4 महीने में जुड़कर 24 घंटे के बराबर हो जाता है, जिसमें एक दिन होता है। और वही एक दिन फरवरी के माह में, फरवरी का माह 28 का ना होके 29 का होता है हर 4 वर्ष में। और उसी वर्ष को हम क्या बोलते हैं, लीप वर्ष बोलते हैं। और वो चौथा वर्ष क्या होता है, 366 दिन का होता है, ठीक है। देखो ये चीज है कि ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी रहती है, या फिर ऑप्शन कई आ जाएंगे कि कभी पूरब में, कभी पश्चिम में झुकी रहती है। तो नहीं, एक ही दिशा में झुकी रहती है पृथ्वी पूरे कक्ष में, ठीक है। अब देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है। ये चीज जो मैं आपको बता चुकी हूँ। 21 जून कहाँ पे है, यहाँ है, कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है और उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकी हुई है। बेटा बना के याद करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अच्छे से। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इस क्षेत्र में अधिक उष्मा होती है। 21 जून को इस क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, ठीक है। 21 जून को क्या होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, उत्तरी गोलार्ध में। हम जो भारत के लोग हैं, भारत उत्तर में है,
तो भारत में क्या होता है कि सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है? 21 जून को। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है? 21 जून को। इसे हम बोलते हैं उत्तर अयनात। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? उत्तर अयनात। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। आप देख सकते हो यहाँ पे कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, यहाँ पे मकर रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है। ठीक है, मकर रेखा पे सीधी, चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें होती हैं। ठीक है, 21 जून को क्या होता है कि भारत में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, सिर्फ भारत नहीं हम बोल सकते, उत्तरी गोलार्ध में लंबा दिन और छोटी रात होती है। वहीं 22 दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रात होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी इस अवस्था को दक्षिणी अयनात कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं पृथ्वी में? दक्षिणी अयनात। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, देखो इसमें ये दिखा गया है ना कि इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में एक क्वेश्चन तो ये है कि सबसे लंबा दिन और छोटी रात कब होती है? 21 जून को। क्वेश्चन दूसरा आ सकता है कि सबसे लंबी मतलब सबसे छोटा दिन और लंबी रात कब होती है? तो 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और लंबी रातें होती हैं कब? 22 दिसंबर को। ओके, ये देखो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है? कि कौन सा देश है जहां पे ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया है जहां पे ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, यानी कि जो बीच की बिल्कुल रेखा है विषुवत वृत्त, इस पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? विषुव बोलते हैं। ठीक है, और इस दिन क्या होता है? दिन और रात बराबर होता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। ये क्वेश्चन भी आता है बेटा कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होता है? तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? विषुव बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी की घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन तथा रात एवं ऋतु। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा हो चुका है। अब ये जो क्वेश्चंस है, इसमें क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या है कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। ओके, घूर्णन, परिक्रमण, झुकाव। क्वेश्चन नंबर 2 है सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 4 है ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? घूर्णन, परिक्रमण और गुरुत्वाकर्षण। तो बेटा प्लीज इस क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट में जरूर दें। मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि आप थोड़ा सा आप एफर्ट करिए, मैं करती हूँ, सीटेट बिल्कुल क्लियर होगा। और जिनका सीटेट 1 या 2 नंबर से रह गया या ज्यादा नंबर से रह गया, कई बार देने के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा, उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो हमारा मतलब कोई भी लक्ष्य हम जरूर पा सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर हमारा आज चैप्टर नंबर 3 भी हमारा हो चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। आप याद रखिएगा कि जो 6 क्लास की ज्योग्राफी है ना, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 6 क्लास की ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हर चैप्टर को हम बहुत अच्छे से, बहुत एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। ओके, तो फिर से बोल रही हूँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके बच्चों, बाय बाय।